कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात की। लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, सर्वम दुखम दुखम भगवान बुद्ध कह के गए, वो एक्चुअली बहुत सत्य है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो दो चीज़ें बहुत बेसिक है उन सारी पेपर्स में। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो कम से कम हिंदी इतनी मजबूत करें कि कोई आपकी हिंदी पढ़े तो कहे वाकई क्या हिंदी। बहुत फ़नी नोट पे एक चीज़ कहती हूँ कि कई बार हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमें याद आता है कि अरे CSET तो रह ही गया, और फिर वो लास्ट में रह ही जाता है। लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को जो होता है फर्स्ट चैप्टर बहुत बोरिंग। एक काम बहुत अच्छा किया कि मैं कोई भी जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ती हूँ तो उससे पहले मैं PYQs देखती हूँ, और PYQs को मैं उसी बुक में टॉपिक सर्च कर करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर, क्योंकि अगर आपने एक बार भी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है, एक बार भी आप PYQs नहीं पढ़े हैं, एक बार भी आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स। जब UPSC का एग्जाम चलता है ना तो इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी चलती है, और जैसे UPSC के अलग अलग स्टेजेस होते हैं वैसे आपकी लाइफ के भी स्टेजेस। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और पिछले काफ़ी समय से आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स व्यू के प्लेटफॉर्म पे UPSC टॉपर्स से हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मोदिता शर्मा है, और जिनको आप जानते भी है, सोशल मीडिया पे आप कई दिनों से देखते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मैम की क्या स्ट्रेटजी थी, स्ट्रगल भरी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम मोदिता है। UPSC की सिविल सर्विस के परीक्षा में इस बार मुझे 381वीं रैंक हासिल हुई है जनरल कैटेगरी से। ये मेरा थर्ड प्रीलिम्स का अटैम्प्ट था, फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल था, और हिंदी माध्यम से ही मैंने मेंस और इंटरव्यू दोनों दिए हैं। ओके मैम, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है, जिस दिन UPSC का रिजल्ट आया उस दिन आपका नाम PDF में मिला मोदिता शर्मा, उस दिन कैसा लगा और आपके परिवार वालों को कैसा लगा? मैंने तो नहीं अपना नाम देखा था PDF में, लोगों ने ही देखा था, तो हाँ अच्छा लगा। डेफिनेटली अच्छा लगता है। आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल करते हो तो वो स्ट्रगल एक जब एंड होता है, एक आपको कहीं ना कहीं माइलस्टोन अचीव होता है, तो संतोष ज़्यादा होता है खुशी से ज़्यादा। मैम, जिस आप स्टेट से आते हो वहाँ पे लड़कियों को बाहर भेजना ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वहाँ जल्दी शादी करवा दी जाती है। तो इस से आपने कैसे अपने विस्तार किया कि सपना कैसे देखा कि मुझे IAS बनना है? इतना बड़ा सपना किस प्रकार देखा, और जो UPSC की जो लड़कियां राजस्थान से आती है बेसिकली, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सपना तो ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। मैं हर बार हर मंच पे यही कहती हूँ कि किसी की होड़ा होड़ में आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस आप खुद इंस्पायर्ड ना हो। तो मैं इंस्पायर्ड थी, मुझे कुछ चेंजेस मेरे विजन में थे, तो उसके लिए मुझे लगा कि केवल मेडिकल फील्ड से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए ये सपना देखा। राजस्थान से चीज़ें तो डिफ़िकल्ट हैं लड़कियों के लिए, सारे स्टेट में डिफ़िकल्ट है, बट राजस्थान में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं सौभाग्य से एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ हमेशा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। मेरी फैमिली बहुत एजुकेशन को प्रायोरिटी देती है, तो मेडिकल साइंस भी अपने आप में एक लंबा समय होता है 6 साल का, तो उसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जब मैंने बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ तब भी उनका पूरा सपोर्ट रहा। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को साबित करें एक छोटे छोटे माइलस्टोन से, और फिर बड़े माइलस्टोन के लिए फिर आप उनकी परमिशन लें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो हो जाएगी चीज़ें। मैम, UPSC की जर्नी लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, इसमें टाइम भी लग सकता है, कुछ पता नहीं लक फैक्टर भी करता है, तो आप क्या मानते हो इसमें नॉर्मल स्टूडेंट अगर तैयारी करे तो कितना टाइम लग सकता है इसमें? UPSC बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, तो मुझे ये था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैं बहुत सीरियसली दूंगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कुछ चीज़ें अच्छे करने की कोशिश करूँगी, भले से मुझे 2 साल 3 साल प्रिपेयर करके देना पड़े। बट ये इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, यू नेवर नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है इस सब के बीच में। तब कोविड आ गया, मैं दिल्ली से शिफ्ट की, 2 साल पढ़ाई नहीं की, फिर ये वाला अटैम्प्ट दिया, तो टाइम टेकिंग तो ये एग्ज़ाम है। तो आपको हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है इस सब के बीच में। तो प्लान बी की आजकल जो हम बात करते हैं, और विशेष रूप से इस बार जो प्रीलिम्स आया है, तो एक प्लान बी अपनी लाइफ में लेके चलें। और मुश्किल कितना है, तो मुश्किल तो इसलिए है क्योंकि ज़िंदगी सबकी मुश्किल है, किसी की भी लाइफ आसान नहीं है। तो लाइफ को मैनेज करते हुए पढ़ाई भी करनी है आपको साथ में। तो डेडिकेशन जो ये UPSC एग्ज़ाम मांगती है, तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस हम मिस कर जाते हैं। तो बैलेंस जब तक नहीं आएगा तब तक ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल है।
मैम आपने 381 रैंक हासिल की है। लोगों को लगता है ये आसान है, लेकिन किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, आपको क्या लगता है? सबकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है। सर्वम दुखम दुखम भगवान बुद्ध कह के गए, वो एक्चुअली बहुत सत्य है। सर्वम दुखम दुखम ही है। तो क्या होते हैं, कुछ लोगों के जो चैलेंजेस होते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस किसी की है या किसी की फैमिली में डेथ हुई है। मेरे आसपास में कई सारी स्टोरी सुनती हूँ जिन्होंने टॉप किया या जो टॉप नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए। तो सबकी हज़ारों कहानियाँ हमारे आसपास चलती हैं। मैं कई सारे ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जिनका 3-4 साल से सिर्फ CSET की वजह से नहीं निकल रहा है। तो ये कई कहानियाँ क्या होती है कि कई कहानियाँ जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तब बाहर आ जाती हैं, लेकिन कई कहानियाँ ऐसी होती है जो पर्सनल लेवल पे इतना डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें कि वो बाहर भी नहीं आ सकती, क्योंकि हम सोसाइटी में एक ऐसे लेवल पे बात नहीं करना चाहते हैं चीज़ों के बारे में। मेंटल साइकोलॉजिकल जो इशू होते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के जो इश्यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं होती है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसने टॉप किया है या कोई भी व्यक्ति जो टॉप नहीं कर पा रहा है, सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ से लड़ रहे हैं। अब किसी की दिख जाएगी और किसी की ढक जाएगी, तो है तो सबका ही। ओके मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, जैसे आपने बताया कि मतलब जिनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पा रहा है, और बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी 12th में एग्ज़ाम देने के बाद वो सोच रहे हैं कि UPSC की फील्ड में जाना है उनको, और आखिरकार उनको IAS बनना है। तो ऐसे एस्पिरेंट बिना कोचिंग से तैयारी करना चाहते हैं, गाँव में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आने के लिए इतना उनका बजट नहीं है। तो उन एस्पिरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी, देखो 12th के बाद मैं तो हमेशा उसी अप्रोच वाली हूँ कि पहले आप ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। अगर आप बहुत रिमोट रूरल एरिया से हो और आप नहीं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जितना अपनी हॉबीज़ के थ्रू, अच्छी रीडिंग्स के थ्रू, अच्छी बुक्स के थ्रू, अच्छे इंटरव्यूज़ के थ्रू अपने आप में चेंजेस ला सकते हो, वो चेंजेस लेके आओ। एज ए पर्सन आपको ग्रो करना है, अब वो चाहे आप कहीं भी बैठ के ग्रो करो। तो सबसे पहले जो ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, उसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस खुद की अप्रोच बिल्ड करने पे होना चाहिए, खुद की कैपेसिटीज़ को एनहांस करने पे होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि कैसे तैयारी करें अगर आप गाँव में हो तो अभी तो हम इस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, इतने ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कई कोचिंग CSR के थ्रू ये सब करवाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को सर्च करो। और फिर दिल्ली का क्या है, तो जैसे मैं दृष्टि से पढ़ी हूँ, तो दृष्टि की अभी एक स्कीम भी आई है कि आप प्रीलिम्स निकालो और प्रीलिम्स निकाल के आप दिल्ली आ जाओ, तो आपका रहना खाना सब कुछ जो है दृष्टि करेगी, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो इस तरीके की स्कीम्स को ध्यान में रखो। और कहीं ना कहीं आपको एक बार खुद को साबित करना पड़ेगा, एक बार आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। ये टफ़ है, ये बहुत टफ़ है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रीलिम्स एक्चुअली निकलता होता, उनमें कैपेसिटीज़ है, अगर वो मेंस दे रहे होते तो शायद वो बहुत अच्छा करते, लेकिन अनलकीली नहीं निकल पाता है प्रीलिम्स। तो एक बार ही कैसे भी करके प्रीलिम्स निकालो, और फिर आपको सपोर्ट करने के लिए इतने लोग खड़े होंगे कि फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि प्रीलिम्स बहुत डिफ़िकल्ट है, तो प्रीलिम्स के बारे में क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे आपको? बहुत वीडियोज़ में आपने बताया भी होगा, लेकिन एक सरल तरीके से, सहज तरीके से बताओगे तो बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। प्रीलिम्स का पेपर जो है बहुत अनसर्टेन हो गया है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या आने वाला है। तो तब भी मुझे लगता है अगर आप UPSC के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तो 2 चीज़ें बहुत बेसिक है उन सारे पेपर्स में। पहला तो ये कि बेसिक्स, मतलब UPSC कभी ये नहीं चाहती कि बेसिक कंसेप्ट एलिमिनेट हो जाए। तो बेसिक कंसेप्ट जो NCERT के कंसेप्ट है, जो हमारे स्कूल टाइम के कंसेप्ट है, जो हमारी डेली लाइफ में जितने भी कंसेप्ट चलते हैं, चाहे साइंस एंड टेक के कंसेप्ट हो, चाहे करंट में कोई न्यूज़ चल रही है, तो UPSC कभी बेसिक्स को एलिमिनेट नहीं करेगी, चाहे कैसा भी वो पेपर दे। तो बेसिक्स पे ध्यान दें। और दूसरा ये है कि जो UPSC जो है ये चाहती है कि उनके पास वो माइंड आए जो क्यूरियस हो, जो चीज़ों को लेके ये सोचे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो हमारे आसपास चल रहा है उसको एक एनालिटिकल वे में सोचने का एक तरीका डेवलप करें। तो ये 2 क्वालिटी अगर आप में है कि आप तैयारी के दौरान बेसिक्स को कवर करके चलते हैं, और जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है तो एक इंसान के तौर पे आप उसको जो ऑब्जर्व करते हैं, उसको आप एनालिसिस करते हैं उसका, और उसको सीखने की चेष्टा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स फिर उस डायरेक्शन, कम से कम आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी प्रीलिम्स के लिए। मैम, हमने इतने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, लेकिन कई टॉपर्स ने ये बोला कि हमको जैसे द हिंदू है वो भी समझ में नहीं आता था। इस परिस्थिति में इंग्लिश मीडियम जो होने बावजूद, अगर आप हिंदी मीडियम से, बहुत सारे एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से होंगे और जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर द हिंदू नहीं समझ में आए, किस प्रकार स्टार्टिंग से कैसे तैयार करें उसको?
मैं तो शुद्ध हिंदी माध्यम की छात्रा रही हूँ 12वीं कक्षा तक। मैं जब अपने कॉलेज में गई थी तो पहली बार मेरा कोई भी कोर्स इंग्लिश में था, पहली बार इंग्लिश में टीचर्स पढ़ाना, पहली बार आपको आंसर इंग्लिश में लिखना, वाइवा इंग्लिश में देना। और जब आप ये सब एग्ज़ाम फाइट करके जाते हो तो सारे पूरे ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं वहाँ पे मेडिकल में, तो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे आते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले बच्चे आते हैं, तो एक दबाव तो भाषाई दबाव तो होता है शुरुआत में। लेकिन आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला तो ये कि आप अपनी भाषाई पृष्ठभूमि जो है, जो आपका ग्रामीण जो परिवेश है, उस पे आपको शर्म आए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने भाषाई परिवेश को, अपनी ग्रामीण संस्कृति को एक्सेप्ट करते हुए ग्लोबलाइजेशन की जो डिमांड है, जो ये लैंग्वेज जो डिमांड है, उस डिमांड को समझें, भाषा को भाषा रहने दें, भूत ना बनाएं और अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करें। मैंने भी यही किया है। मैं न्यूज़पेपर तब कॉलेज में थी तब मंगाया करती थी, मैंने एक कॉपी डाल रखी थी, तो जितने भी वर्ड्स मुझे नहीं आते थे उन सारे वर्ड्स को मैं उस कॉपी में लिखा करती थी। और एक डिक्शनरी मैंने ख़रीद रखी थी और एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रखी थी। तो इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है, क्योंकि अगर आप केवल इंग्लिश टू हिंदी कर लोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव अच्छे से नहीं हो पाएगी, और केवल इंग्लिश टू इंग्लिश कर लोगे तो हिंदी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसी कोई जो है डिक्शनरी आप लें जिसमें इंग्लिश का भी सिंप्लीफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन हो और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन हो, तो दोनों भाषाओं पे आपकी जो मजबूत पकड़ है वो हो जाएगी। और ये करते करते धीरे धीरे ये सब ऐसे हुआ कि जब मैं कॉलेज पास आउट हुई, मैं जब कॉलेज में थी मैं कभी इंग्लिश में डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी मैं किसी इंग्लिश पोइट्री में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं था खुद पे भरोसा कि मैं उस चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगी। लेकिन कॉलेज पास आउट होते होते ऐसा हुआ कि मेरी दोनों भाषाओं पर पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि आज मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ के किसी भी लैंग्वेज में आंसर लिख सकती हूँ। तो ये भाषाई पकड़ आप अपने आप में डेवलप करें। और अगर ये नहीं हो पाता है तो कम से कम अपनी, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो कम से कम हिंदी इतनी मजबूत करें कि कोई आपकी हिंदी पढ़े तो कहे वाकई क्या हिंदी है, तो वो लेवल आपको लाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से मैम बताया आपने। अब बात करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग पे। ये बहुत ज़रूरी है, मेंस के आंसर राइटिंग है जो टॉप रैंक दिलाएगा। इसके लिए आपने कैसे तैयारी की, कितने घंटे मेंस के आंसर राइटिंग करते थे, और एग्ज़ाम से पहले अगर प्रीलिम्स क्रैक हो जाता तो उससे पहले कब से तैयारी करें? मेरी इस बार 381 रैंक है, उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि मेरे जीएस में जो है मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो जीएस में मार्क्स कम आने की वजह जो मैं एक देख पा रही वो ये कि मैं प्रॉपर आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई थी, बट स्टिल मेरी 381 रैंक आई है। उसके पीछे मैं एक कारण देखती हूँ कि मैंने थोड़ी आंसर राइटिंग कर ली थी। तो आंसर राइटिंग क्योंकि मैं प्रीलिम्स के बाद गई थी और 2 साल बाद मैं गई थी, तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल थी, नहीं मैंने कुछ भी प्रिपेयर कर रखा था, जीएस में भी ऑप्शनल भी मेरा 3 साल पहले का पढ़ा हुआ था। तो ये 2 महीने मैंने सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दिया था, बहुत कम आंसर्स मैंने लिखे थे। लेकिन उस कम आंसर को लिखने की वजह एक कहीं ना कहीं मेरा पीछे का कॉन्फिडेंस था। मेरी मेडिकल कॉलेज के टाइम पे जो हम आंसर्स लिखा करते थे, तो वहाँ पे हमने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर पूरा कैसे किया जाता है, कैसे कॉपी को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, कैसे डायग्राम इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे आज ये कन्फ्यूजन चलता है कि सारे बच्चे बोलते हैं ब्लैक पेन यूज़ करें या नहीं करें, तो हमारे लिए वो कन्फ्यूजन ही नहीं था, मतलब हम तो मल्टी कलर पेन्स यूज़ करते थे, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस थी। और जब मैं फाउंडेशन में थी 27 में दृष्टि में, तब मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी। उस साल मैंने 1 साल बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी, जो सिंगल क्वेश्चन मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पूरे 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन पेपर लिखे थे, बट मैंने सिंगल जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको खूब लिखा और खूब रिव्यू करवाया और खूब इम्प्रूव किया। तो शायद वो 3 साल पहले की मेहनत इस साल मेरे को काम आई, पर इस साल मैं मेहनत नहीं कर पाई तो उसकी वजह से थोड़ी रैंक कम आई। पर आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी कॉपी वहाँ पे होती है, तो उसी से सारे मार्क्स मिलते हैं। 1750 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, तो आंसर राइटिंग तो करनी है। बिल्कुल। मैम सी सेट की बात करते हैं। पिछले 5 से साल लोग 60-70 हज़ार लोग क्वालिफाई करते थे, और इन दिनों में देखो कम से कम 35-40 हज़ार लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके पीछे क्यों, आप क्या देखते हो? इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उनका सी सेट में बाहर निकल रहे हैं। तो आप सी सेट की जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करे सी सेट के लिए, उनको क्या एकदम अच्छी सटीक रणनीति हो ताकि आखिरकार जो प्रीलिम्स है क्वालिफाई को करते हुए प्रीलिम्स क्लियर कर पाए? मैं बहुत फ़नी नोट पे एक चीज़ कहती हूँ कि कई बार हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमें याद आता है कि अरे सी सेट तो रह ही गया, और फिर वो लास्ट में रह ही जाता है। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, सी सेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें। मैं अपने आसपास कम से कम 3 से 4 ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आईआईटी से हैं, बट पिछले 3-4 साल से जीएस में बहुत अच्छे होने के बावजूद सी सेट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इससे अच्छा सी सेट पर मेहनत कर लें। सी सेट को यूपीएससी बहुत सीरियसली ले रही है, तो आप भी यूपीएससी को सीरियसली लेना शुरू करें
और सीसेट को स्ट्रैटेजाइज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छी जो है जैसे अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम मैनेज करें। मतलब मुझे लगता है सीसेट ना निकल पाने की वजह ये नहीं है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीसेट ना निकल पाने की वजह ये है कि वो क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम में हम नहीं कर पाते हैं। तो अब आप सोचिए कि कोई चीज़ आपको आती है और उस टाइम फ्रेम में आप उसको नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। लैक ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो सीसेट निकल जाएगा आराम से। मैम बहुत सारे दोस्त हैं जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, कई प्रीलिम्स में बाहर हो गए, मेंस में हो गए, इंटरव्यू में हो गए, आखिरकार स्टेज में हो गए। उन एस्पिरेंट्स जो कर रहे हैं, इस बहुत परिस्थितियों में कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहोगे? डिप्रेशन में भी है, उनको आप किस प्रकार थोड़ा मोटिवेट करना चाहोगे? इस बार कई सारे लोगों का नहीं हुआ है, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका नहीं हुआ है। तो कई बार क्या होता है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ये इस बारे में भी है कि जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम एफर्ट्स करते हैं, जिनके लिए हम डेडिकेटेड होते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है और वो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए कर नहीं सकते हैं। तो जब ऐसा होता है तो मेरे को एक हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता बहुत याद आती है। मैं उसी कविता को खुद को सुना के उन परिस्थितियों में मोटिवेट किया करती थी जब कुछ चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई, जो चीज़ें मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, जो चीज़ें मैं नहीं पा सकती, जो चीज़ें आपके पास्ट में चली गई है। तो वो कविता जो है उसकी पंक्तियाँ मैं कहूँगी कि क्या होता है, कविताएं सुनने पढ़ने से कहीं ना कहीं शब्द आपके जो है डीमोटिवेशन को एक आधार मिलता है और फिर आप मोटिवेशन इंस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। तो वही कविता है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो क्या अपन कह रहे हैं कि हमारा एक सितारा टूट गया, आकाश के तो रोज़ टूटते हैं। तो जब आप अपने दुख को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा, अपने आसपास वालों को देखोगे तो वो बहुत कम लगेगा। तो ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, जो बीत गई सो बात गई, उसको जाने दो, आगे की ओर देखो और ज़िंदगी जीना शुरू करो। मैम जैसा आपने बताया कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है और भी टॉपर्स बताते हैं रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए जो शॉर्ट नोट्स है वो कैसे बनाए? वो उन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो संक्षिप्त में बता दीजिए। मैंने बहुत कम शॉर्ट नोट्स बनाए, मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने स्पेक्ट्रम के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पॉलिटी के लास्ट के जो बहुत वो टेबल वाले नहीं होते कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, उनकी मैंने कुछ टेबल फॉर्म में बनाए थे। उसके अलावा मैं नोट्स बहुत कम बनाती हूँ, कुछ सेक्शंस के ही बनाए थे नोट्स। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे। अदरवाइज़ मेंस के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लॉन्ग टर्म से पूरा स्ट्रैटेजाइज करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने खुद के नोट्स बनाएं, सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल करें। और अगर आप मेरी तरह टाइम क्रंच में अगर आप कर रहे हैं, सिचुएशन नहीं है चीज़ों को डिटेल में करने की, तो स्मार्ट स्टडी करें। मैं क्या करती थी, जो भी नोट्स का पेज होता था उसके ऊपर ही हेडर पे ही सारे शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, या फिर उसी पे येलो स्टिकी नोट्स चिपका के उसी पे नोट्स बना लेती थी। तो पहले मैं स्टिकी नोट को पढ़ लेती थी, उससे अगर हो जाता था तो ठीक है, नहीं होता था तो अंदर से पढ़ लेती थी। तो अपनी जो है सारी चीज़ों को एक जगह करके इस तरीके से रिवीजन करें कि अगले रिवीजन में चीज़ें आपको कम टाइम के साथ जल्दी से तैयार हो जाए। और फर्स्ट रीडिंग को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। फर्स्ट रीडिंग में जितना कंसेप्ट बिल्ड करके चलेंगे, फर्स्ट रीडिंग को जितना स्लो पढ़ेंगे, फर्स्ट रीडिंग को जितना अपने दिमाग में बिठाएंगे, रिवीजन उतना सिंपल होता जाएगा। चीज़ों को डिले ना करें। मैंने देखा है कि फर्स्ट रीडिंग में कई सारी लर्न करने की चीज़ें होती है जिनको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कई कंसेप्ट जो हमें टफ लगते हैं, जो किसी लाइन को 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगली बार पढ़ूंगा तब इसको पढ़ लूँगा। ये ना करें। एक बारी जब आपने डिले कर दिया तो वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले वो सारे जो डिलेड चीज़ें हैं वो कंपाइल होकर जब आएंगी ना तो वो हैंडल नहीं हो पाएगी और फिर आपको लगेगा कि सिलेबस पूरा बाकी रह गया है। मैम बेसिक्स के लिए बोलते हैं कि NCERT पढ़ो, लेकिन कई टॉपर्स इस बार उन्होंने बताया कि डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ने से ना बार बार रिवीजन करोगे अच्छे से याद रहेगा, या फिर कि NCERT को बार बार कब तक रिवीजन करते रहोगे। तो आपने कैसे किया? NCERT को बार बार रिवीजन किया या स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से फॉलो किया? NCERT पढ़ना अच्छी बात है, बट एक चीज़ सारे प्रिपेयर करने वाले लोगों को पता है कि केवल NCERT से तो नहीं हो सकता, आपको स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास बहुत कम टाइम था, फाउंडेशन में जब मैं थी तब मैं नहीं क्लास के साथ ये सब चीज़ें मैनेज कर पा रही थी और इस बार प्रीलिम से 2 महीने पहले पढ़ना शुरू किया। तो मैंने NCERT बहुत सेलेक्टिव तरीके से पढ़ी है और मैंने जैसे यूजुअली बिगिनर्स NCERT से स्टार्ट करते हैं और फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं, मैंने रिवर्स किया था। मैं स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट किया था, फिर NCERTs पढ़ी थी, क्योंकि मुझे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना था।
एनसीईआरटी में मुझे लगता है कई बार क्या होता है, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए किसी एक लाइन में एक सिर्फ वर्ड लिख दिया, तो फिर अब आपको उस वर्ड को सर्च करना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ के फिर एक एक दो दिन में एनसीईआरटी ख़त्म करके काम चलाया था। ओके मैम, स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें, स्टैंडर्ड बुक्स इतनी बड़ी बुक्स है लक्ष्मीकांत को, तो आपने कैसे पढ़ा उसको? अलग अलग टॉपिक्स वाइज पढ़ा या फिर डायरेक्ट सीधा स्टार्ट फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया? स्टार्ट तो फर्स्ट पेज से ही की थी, बट एक चीज़ ये अच्छी थी कि जैसे लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है सारे एक्ट वाला, तो मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी तो मैंने एक्ट वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा टेबल्स बना के नोट्स बना के तैयार कर लिया था। तो क्या होता है, फर्स्ट एंड लक्ष्मीकांत को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को जो होता है, फर्स्ट चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है। तो लेकिन मैंने उसको अच्छे से जब प्रिपेयर किया तो मेरे को एक पेस मिल गई कि हाँ अब लक्ष्मीकांत को अच्छे से शुरू किया जा सकता है। तो मेरी लक्ष्मीकांत की ये हालत थी कि शुरू की 2-3 बारी जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी तब तक तो मुझे लगता था कि हाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बट वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आया। एक होता है कि किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन की, किसी भी सिचुएशन की एक कोर पार्ट होता है, उसकी एक आत्मा होती है, उसकी एक नब्ज़ होती है। तो वो नब्ज़ नहीं पकड़ में आई थी शुरू की 3 रीडिंग में। तो चौथी रीडिंग में जाके मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा चीज़ें इस तरीके से होती है, अच्छा लक्ष्मीकांत ये कहना चाहते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन का यही फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से समझना शुरू करते हो। तो 3-4 बारी तो अच्छी रीडिंग मैंने लक्ष्मीकांत की लगाई थी और फिर रिवीजन करते गए तो होता गया। मैं एक काम बहुत अच्छा किया कि मैं कोई भी जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ती हूँ तो उससे पहले मैं PYQs देखती हूँ, और PYQs को मैं उसी बुक में टॉपिक सर्च कर करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ। मैंने एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर PYQs के लिए असाइन कर रखा है, जैसे ग्रीन कलर का मैंने मेंस के लिए कर रखा है और पिंक कलर का मैंने जो है प्रीलिम्स के लिए कर रखा है। तो मैं पहले अपनी पूरी बुक में कोशिश करती हूँ कि जहाँ जहाँ चीज़ें मुझे मिल जाए उनको हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि अब जब मैं बुक पढ़ूँ तो मुझे ध्यान रहे कि अच्छा अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये चीज़ छूट जाती है और यहाँ से PYQ है। तो इस फोकस की वजह से आप उन चीज़ों पर भी ध्यान देते हो जिनको आप यूजुअली छोड़ देते। तो PYQs को अपने जीवन का गाइडिंग फोर्स बनाएं, PYQs को टॉर्च बनाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। ओके मैम, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या क्या गलतियां करते हैं। आपको जैसे आखिरकार सिलेक्शन भी लिया है, तो आपको क्या लगता है इस जर्नी में आपने क्या गलतियां की जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो गलतियां कर रहे हैं, उनको ये दोहरानी नहीं चाहिए? सबसे पहली गलती तो अटैम्प्ट कब देना है ये डिसाइड करें। मैंने जब पहला अटैम्प्ट दिया था तो मुझे स्टैंडर्ड बुक्स का नाम भी नहीं पता था, तो वो टोटल वेस्ट है वो अटैम्प्ट। तो ये गलती ना करें। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो गाइडेंस ले लें, डिसीजन नहीं ले पा रहे तो किसी से पूछ लें, पर अपना पहला अटैम्प्ट जब भी आप दें तो एकदम ब्लंट होके ना जाएं कि आपको कुछ भी नहीं पता, देने को दे दिया। स्पेशली जनरल कैटेगरीज में लिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, तो बाद में आपको 6 तक पहुँचते पहुँचते रिग्रेट ना हो, इसलिए अटैम्प्ट को सोच समझ के दें। कब देना चाहिए, मुझे कई सारे एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि मैम अटैम्प्ट कब देना चाहिए, इसका डिसीजन कैसे होता है? इसका डिसीजन ऐसे होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले डर तो सबको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें 2 चीज़ों के बारे में अंतर करना पड़ेगा कि क्या ये हमारा डर है कि हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, या ये हमारी हकीकत है। क्योंकि अगर आपने एक बार भी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है, एक बार भी आप PYQs नहीं पढ़े हैं, एक बार भी आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा? हो सकता है कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका निकलता होगा, बट हम केवल 1000 में एक को एग्जाम्पल नहीं बना सकते, है ना। तो सबसे पहले अटैम्प्ट कब देना है इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरा, मैंने जो नहीं किया, मैंने इस प्रिपरेशन से पहले बहुत न्यूज़पेपर पढ़े, पर इस प्रिपरेशन में आने के बाद टाइम लिमिट होने की वजह से मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाई थी। तो न्यूज़पेपर को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और भले से आप आधे 1 घंटे पढ़ें, भले आप ऊपर से पढ़ें, पर न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें। तीसरा कि मैं हमेशा ये कोशिश करती थी, क्योंकि क्या होता है जब UPSC का एग्ज़ाम चलता है ना, तो इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी चलती है, और जैसे UPSC के अलग अलग स्टेजेस होते हैं वैसे आपकी लाइफ के भी स्टेजेस चलते हैं। तो शुरू के 2 अटैम्प्ट में मैं ये कोशिश करती थी कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लूँ, इसकी प्रॉब्लम्स को सेटल कर लूँ, फिर मैं एक दिन लग के UPSC की तैयारी करूँगी। तो मैं ये कहूँगी तीसरे अटैम्प्ट तक आते आते मुझे ये समझ में आ गया कि वो एक दिन कभी नहीं आएगा, ये चीज़ें कभी सेटल नहीं होंगी। तो इससे बेटर है जब आपका पढ़ने का टाइम हो तो इन सारी चीज़ों को साइड रखें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन आपको ऐसा रियलाइज़ होगा, जैसे मुझे भी रियलाइजेशन होता है कि कई वो पॉइंट्स थे जहाँ पे मैं ज़्यादा मेहनत कर सकती थी, मैंने नहीं मेहनत की, सिचुएशंस की वजह से, लापरवाही की वजह से। तो ज़िंदगी में वो रिग्रेट ना करें। जैसे मुझे रिग्रेट है इस मेंस में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, जितना टाइम वेस्ट किया जा सकता है एक एस्पिरेंट के तौर पे उतना टाइम वेस्ट मैंने किया कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो वो ना करें, मतलब अपने टाइम को सीरियसली लें, और जैसे एक बार ही प्रीलिम्स निकला है तो उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी माने,
हो सकता है अगली बार ना निकले, तो पूरी अपनी मेहनत करें। एक बार मेंस निकला है तो उसको सीरियसली लें, तो चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करें, अपने गोल को सीरियसली लेना शुरू करें। ओके मैम, लास्ट है 2024 में जो प्रीलिम्स दे रहे स्टूडेंट्स, उनको आप अपनी व्यक्तिगत राय क्या देना चाहेंगे? व्यक्तिगत राय मेरी यही है कि सारे पीछे के जितने भी पेपर्स हैं उनको ध्यान में रख के चलें। इस बार का जो प्रीलिम्स है उसको ध्यान में रख के चलें और किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में यही है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होके चलें। साथ में अभी 1 साल है, प्रॉपर तरीके से आप 5-10 दिन 15 दिन लेके या जून के एंड तक भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करें। और एक बार अगर आपने स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर ली तो अगले 10, 11, 12 महीने सब कुछ छोड़ के साधना करें, और साधना का फल तभी मिलेगा जब साधना आपने अच्छे तरीके से की है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इतना अमूल्य टाइम देने के बावजूद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।